ऑप्टिक्स कर रहे हैं। ऑप्टिक्स का ये आज 5वां लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाई की थी। आई होप वो लेक्चर आप लोग के लिए क्लियर होगा, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं अगले लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक, याद रखिए। लेक्चर सिर्फ 8 बजे तक है, 1 घंटे का लेक्चर है। उसके बाद मेरा 12th का लेक्चर है उड़ान पे, ठीक है। 1 घंटा है, आराम से अच्छे से सुनिए। कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, पहले आराम से मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, सबसे पहले वो हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक इस तरह का एक कंटेनर है, ठीक है। इस तरह का आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में समझिए कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। दूसरी बात, ये कंटेनर पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। दिस कंटेनर इज एक्चुअली फिल्ड विथ वाटर। पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है। दिस इज वाटर। जो वाटर का हाइट आप अभी देख रहे हैं इस पूरे कंटेनर में, वो हाइट हम h पकड़ लेते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति ने इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देखने की कोशिश की, यहां से किसी इंसान ने इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश की, तो उस इंसान को यह ऑब्जेक्ट यहां पे नजर आएगा। दिस इज वेयर दिस ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक। पानी में कोई भी चीज जितनी गहराई पे होती है वो उतनी गहराई पे नहीं दिखाई देती, थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। तो अब अगर हम इस चीज की बात करेंगे, ये जो गहराई है इस ऑब्जेक्ट की, इसको बोला जाएगा क्या? इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ। ये ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ है। परंतु आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये जो आपको दिखाई दिया, दिस इज कॉल्ड एज अपैरेंट डेप्थ। असली गहराई, नकली गहराई। असली गहराई वो होती है जहां पे सच में ऑब्जेक्ट होता है, और नकली गहराई वो होती है जो आपको लगती है। असलियत में अगर आप थोड़ा और डीप जाके सोचेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपको तो ऐसे लगने लगता है जैसे इस बंदे की गहराई ही यहां तक है। आपको यह महसूस ही नहीं होगा कि यह चीज इतनी गहरी है। इस चीज को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप किसी नदी के किनारे पे जाओ, या तो आप किसी स्विमिंग पूल पे जाओ। स्पेशली अगर आप किसी स्विमिंग पूल में जाएंगे, इतना बड़ा अगर स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल के हर जगह पे एक बोर्ड लगा होता है, और उस बोर्ड में यह लिखा होता है कि यहां पे स्विमिंग पूल की गहराई कितनी, यहां पे स्विमिंग पूल की गहराई कितनी, यहां पे स्विमिंग पूल की गहराई कितनी। 3 सेक्शंस होते हैं स्विमिंग पूल में हरदम। एक सेक्शन छोटे बच्चों के लिए होता है जो ज्यादा गहरा नहीं होता, एक थोड़ा ज्यादा गहरा होता है अडल्ट्स के लिए, और एक बहुत ही ज्यादा गहरा होता है जो डीप स्विमिंग करना जानते हैं उन लोग के लिए। अगर किसी को स्विमिंग करनी नहीं आती और वो यहां पे आके खड़े होके सोचेगा कि यार मैं तो यहां पे स्विमिंग कर लूंगा, क्योंकि मैं यहां पे स्विमिंग कर सकता हूं, तो मैं यहां पे क्यों नहीं स्विमिंग कर सकता? कर सकता हूं। वो ऐसा क्यों सोच रहा है? वो ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसको स्विमिंग पूल की गहराई ये नजर आ रही है, ये उसको ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल यहां पे खत्म हो रहा है। एक्चुअल में स्विमिंग पूल यहां खत्म हो रहा है।
तो ये जो स्विमिंग पूल का आपने देखा, दिस थिंग आपने जो स्विमिंग पूल का देखा, ये स्विमिंग पूल की रियल डेप्थ है, पर उसको दिखाई देती है अपैरेंट डेप्थ। सिमिलरली अगर स्विमिंग पूल के बॉटम में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यहां दिखाई देगा। अगर बॉटम ही ऊपर दिखाई दे रहा है तो बॉटम पे कोई ऑब्जेक्ट है वो भी तो ऊपर ही दिखाई देगा। इसी चीज को हमें समझना है। पहले तो हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों होता है। पहला सवाल तो यह है दिमाग के अंदर कि ऐसा क्यों होता है। मतलब जो पहला सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे वो क्या ढूंढेंगे, ऐसा क्यों होता है, यह हमारा पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल सही गैस किया है कि सर रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, पर ऑब्वियस सी बात है हमें एक रे डायग्राम देख के इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये होता कैसे। ठीक है, दूसरा सवाल आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हमें पता कैसे चलेगा कि रियल डेप्थ कितनी, और अगर रियल डेप्थ पता है, हमें पता है कि रियल डेप्थ कितनी है, तो हमें अपैरेंट डेप्थ कैसे पता चलेगा। मतलब रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, यानी कि कोई फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि असली गहराई कितनी, नकली गहराई कितनी। ऑब्वियस ही बात है इसमें हमें पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दो सवालों के जवाब आज हम ढूंढने जा रहे हैं। कितने लोगों को आज के लेक्चर का मोटिव क्लियरली समझ में आ चुका है? हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर्स मोटिव? कि आज हम लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, कितने लोगों को यह बात समझ में आ चुकी है? बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये मिटा देता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेट करेंगे रे डायग्राम के ऊपर, यानी कि क्या असलियत में चीजें होती कैसी हैं, जरा उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपके दिमाग में मैंने बहुत पहले ही पुट कर दी थी कि कभी भी कोई रे ऑफ लाइट निकलती है तो वो ऑब्जेक्ट से निकल के आंख में जाती है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उससे एक लाइट आपकी आंखों में आ रही है। तो हम इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकालना चाहते हैं, पर उसके पहले क्यों ना यहां पे एक नॉर्मल बना लिया जाए। ये हमने बना दिया एक नॉर्मल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट को निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए एक रे ऑफ लाइट निकालते हैं। यहां से ये आपने पकड़ा, यहां से ये हमने निकाला एक रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पे रे ऑफ लाइट ने हिट किया। ये जो रे ऑफ लाइट निकल रही है, ये रे ऑफ लाइट निकल रही है आपके ऑब्जेक्ट से, तो ये रे ऑफ लाइट का नाम क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है तो उसको इंसिडेंट रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक नॉर्मल यहां पे भी बनानी पड़ेगी। जहां पे रे ऑफ लाइट हिट करती है वहां पे आपको नॉर्मल बना देनी चाहिए। बना दिया आपने नॉर्मल यहां पे। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी रे ऑफ लाइट को ऐसा सीधा जाना चाहिए। कैसा जाना चाहिए? ऐसा सीधा जाना चाहिए, यहां से ऐसा सीधा। पर क्या आपकी रे ऑफ लाइट ऐसी सीधी जाएगी? विल योर रे ऑफ लाइट गो लाइक दिस? नो। कैसा कैसा जाना चाहिए रे ऑफ लाइट? शुड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और शुड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल? क्या लगता है आपको? कम ऑन,
टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। बहुत सारे लोग मुझे जवाब दे रहे हैं अवे द नॉर्मल। क्यों ऐसा? क्यों रे ऑफ लाइट अवे द नॉर्मल जानी चाहिए? बिल्कुल सही, ये बेंड होगी अवे द नॉर्मल ऐसी, क्योंकि आपकी रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। पानी के अंदर से वो रे ऑफ लाइट पानी के बाहर आ रही है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। आई होप ये बात सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो कृपया करके यहां पे ध्यान से देखें कि आपकी रे ऑफ लाइट कैसे आई और कैसे बेंड होके गई। अब ये जो रे ऑफ लाइट आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये रे ऑफ लाइट का नाम है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और यहां कहीं पे आपकी आंख है, ये है आपकी आंख, यहां कहीं पे आपकी आंख है, ठीक है। ये रही आपकी आंख, आई, बराबर। अब जब आप आंखों से देखते हो तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आप आंखों से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देख सकते हो। आप आंखों से ऐसा सीधा जाके ऐसा टेढ़ा नहीं देख सकते, आप सिर्फ सीधा देख सकते हो। तो जब आपकी आंखें इस रे ऑफ लाइट को ट्रेस करेंगी तो आपकी आंखें इस रे ऑफ लाइट को ट्रेस करते करते यहां तक पहुंचेंगी। कैसे पहुंचेंगे मैं दिखाता हूं आपको, ये ऐसे पहुंचेंगी। थोड़ा इसको मैं नीचे की तरफ बेंड कर देता हूं, बहुत ही बढ़िया। आप इस रे ऑफ लाइट को जब बैकवर्ड ट्रेस करोगे तो आपकी आंखें आपको यहां पे लेके आएंगी, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो असली में ऑब्जेक्ट यहां बैठा हुआ है, पर आपकी आंखें जब उसको वापस रिट्रेस बैक करती हैं तो आपकी आंखें उसको यहां नजर आता है कि आपका ऑब्जेक्ट है, पर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है। इसके दो रीजन हैं, एक तो ये कि भले ही लाइट बेंड होके आपके पास आ रही है, पर क्या आपकी आंखें बेंड होके देख सकती हैं? नहीं देख सकती। आपकी आंखें तो बिल्कुल सीधे रास्ते में देख सकती हैं। तो भले ही आपको लाइट बेंड होते हुए आते हुए नजर नहीं आ रही हो, इसलिए आप सीधा देखते हो, इसलिए आपको ऐसा भ्रम होता है कि ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां है। अगर आप एंगल्स मार्क करना चाहते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एंगल, सॉरी नॉट ये एंगल, अरे अरे अरे, हाँ ये थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं, हाँ ये एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल will be angle I, that is angle of incidence. This particular angle will be R, that is angle of refraction. कितने लोगों को डायग्राम समझा? सिंपल डायग्राम है, कोई डायग्राम में परेशानी नाम की चीज है ही नहीं, एकदम सिंपल एंड क्लियर डायग्राम। बोलिए कितने लोग को अंडरस्टूड है? पक्का अंडरस्टूड, बराबर। तो पहला काम डन हो चुका है, आप लोगों को रे डायग्राम अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। सो रे डायग्राम में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली चीज हम करते हैं, क्यों ना हम फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें, बराबर। जरा फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं कि कैसे क्या चीज बन सकती है। उसके पहले सर जब हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो रियल डेप्थ ही दिखेगी, परपेंडिकुलरली देखेंगे तो रियल डेप्थ दिखेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कर्ण का जवाब है कि सर अगर मैं ऐसे देखूं तो, अगर मैं ऐसे देखूं तो, बिल्कुल सही, आप ऐसे ही देखोगे। पर अगर आप नोटिस करोगे तो कभी भी आप पानी पे खड़े होके ऐसे नहीं देखते, आप पानी में हरदम साइड में खड़े होके देखते हो।
आप पानी के ऊपर खड़े होकर देखते हो क्या? नहीं देखते हो, इसलिए आपको ऐसा दिखाई देता। पर अगर आपने ऐसा देखा तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी भ्रम नहीं होगा, आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। बिल्कुल सही। सूरज माने आप कहीं से भी देख सकते हैं, बस अगर आपने टॉप से देखा तो आपको भ्रम नहीं होगा। मतलब टॉप से देखने पे आपको रियल डेप्थ या अपैरेंट डेप्थ में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, आपको रियल डेप्थ ही नजर आएगा टॉप से देखने पे। पर अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एंगल से देखोगे, थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा देखोगे, तो आपको यह भ्रम होगा, आपको असली गहराई का पता नहीं चलेगा, नकली गहराई आपको दिखाई देगी। क्लियर? एनी मोर डाउट्स? डन, बढ़े आगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ कुछ चीजों को मार्क करने ला यहीं से अच्छी बात होगी। यहां से लेके यहां तक जो डेप्थ है मैं उसको आर मान रहा हूं, आर यानी कि आपका रियल डेप्थ। और यहां से लेके यहां तक जो आपका हाइट है मैं उसको ए मान रहा हूं, ए यानी कि आपका अपैरेंट डेप्थ। इन दोनों नॉर्मल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं एक्स मान रहा हूं। सर अगर हमारा रेयरर मीडियम पानी होगा तो अनुराग सिंह पानी में कैसे चलेगा? रेयरर मीडियम पानी कैसे हो सकता है? एयर के मुकाबले क्या पानी रेयरर मीडियम हो सकता है बेटा? आप पानी में रहते हो, आप पानी में रहते हो अनुराग? हम कहां रहते हैं बेटा? वेयर डू वी स्टे? हम एयर में रहते हैं ना, तो हम एयर से हरदम पानी में देखेंगे, बराबर। तो ये किस्सा तभी होता है जब आप पानी में देखते हो, ग्लास में देखोगे तो भी हो सकता है। बस रिफ्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि जो लाइट आपके पास आती है उसने बेंड हो जाना है, उसने क्या हो जाना है? बेंड हो जाना है। ठीक है, अगर आप पानी के अंदर बैठ के पानी के बाहर देख रहे हैं तो भी आपको ऐसा नजारा दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर आपने स्कूबा डाइविंग किया है, अगर आपने स्कूबा डाइविंग किया है तो फिर स्कूबा डाइविंग करते वक्त अगर आप पानी के अंदर बैठ के बाहर देखेंगे तो भी आपको ये भ्रम होगा, और वो बहुत रेयर केस है। तो शायद मेरे हिसाब से अनुराग सिंह इसी बारे में बात कर रहे हैं कि शायद वो बोल रहे हैं कि अगर मैं पानी के अंदर बैठ के बाहर देखूं तो भी आपको ऐसे भ्रम होगा, आपको असली गहराई का, असली जो ऊपर ऑब्जेक्ट है उसका असली क्या जगह है वो पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो सीधे क्यों जाती है? सीधे इसलिए जाती है क्योंकि वो नॉर्मल है, सीधे इसलिए जाती है क्योंकि वो नॉर्मल है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल करती है तो वो रिफ्रैक्शन या कुछ नहीं फॉलो करती, बराबर। सारे डिस्टेंसेस मैंने मार्क कर लिए, क्या हम अभी शुरुआत कर सकते हैं? डेरिवेशन में आपको कोई त्रास नहीं होगा, डेरिवेशन में आपको कोई भी त्रास नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल 2 लाइन का डेरिवेशन है। मैं इस एंगल को भी आर मान सकता हूं, राइट? अगर ये एंगल आर है तो मैं इस एंगल को भी आर मान सकता हूं, बिल्कुल सही। सर तो अगर वी लुक इन एयर फ्रॉम वाटर देन अपैरेंट डेप्थ शुड बी लार्जर सिंस ऑपोजिट हैपेंस। करेंगे करेंगे वरदान। आप पानी में बैठ के हवा में देखते हो तो क्या होता है, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल मैं पानी में बैठ के हवा की बातें क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। हम एक चीज एट अ टाइम देखते हैं। हम फिलहाल ये समझते हैं कि हम हवा में खड़े हैं और हम पानी के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। मैं जरूर इस बात पे भी डिस्कशन करूंगा कि अगर मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा हूं और मैं पानी के अंदर हूं और मैं बाहर देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आएगा, क्या मुझे बाहर का ऑब्जेक्ट, ये जो डेप्थ है, नजरिया, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। पर एट अ टाइम अगर मैं दोनों चीजों के बारे में साइमल्टेनियसली बात करूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक हम कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है? हम हवा में खड़े हैं और हम पानी के अंदर देख रहे हैं। पहले इस कंडीशन को हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल वगैरह जब हम सॉल्व करेंगे तब पक्का इस बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? बढ़िया। कैन आई मूव फॉरवर्ड क्लास? एनी डाउट्स? बढ़ू आगे?
क्लियर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस भी x होगा, ठीक है। सर ये वाटर से बहरे बकेट में भी, अच्छा वाटर से भरे बकेट में भी हो सकता है अगर हम बकेट में कोई ऑब्जेक्ट डाल दे। बिल्कुल दर्शन, बिल्कुल दर्शन, आप अपने घर पे भी ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इधर आओ, इधर आओ। हाँ सॉरी क्लास। चलिए पानी जो अपनी बकेट होती है ना अपने बाथरूम में, उसमें आप एक कॉइन फेंक दो, और कॉइन फेंकने के बाद ऊपर से देखो, आपको सेम ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ आपको महसूस हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद डेरिवेशन। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, उस ट्राइंगल का नाम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी मान रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं सी मान रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक अप्रोक्सीमेशन करूंगा, और अजम्पशन या अप्रोक्सीमेशन ये होगा कि एंगल आर एंड एंगल आई, इन दो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, एक है एंगल आई और दूसरा है एंगल आर। हम ये बोल रहे हैं कि एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। अगर एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे हैं तो हम एक और अप्रोक्सीमेशन देख सकते हैं कि जो भी tan थीटा की वैल्यू होगी वो रफली sin थीटा की वैल्यू मानी जा सकती है, ठीक है। तो अगर एंगल बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं तो tan थीटा की जो भी आप वैल्यू निकालो उसको आप sin थीटा की वैल्यू बोल सकते हो। तो ये दो बातें आप अपने दिमाग में रखें। इन्हीं दो बातों के साथ हम हमारा डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। सबसे पहले मैंने जो ट्रायंगल आप लोग के सामने रखा है ABC, उस पर सब लोग का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल ABC कंसीडर करूं और इस ट्रायंगल में अगर मैं tan ऑफ एंगल R अगर आपको पूछूं तो tan होता क्या है? tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एबीसी ट्रायंगल में ऑपोजिट x है, एडजेसेंट a है, बराबर। पर अभी अभी हमने अप्रोक्सीमेशन क्या माना? हमने अप्रोक्सीमेशन ये माना कि जो भी वैल्यू tan की होगी वही वैल्यू हम sin की भी लिख सकते हैं। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि sin r कैन ऑल्सो बी इक्वल टू x/a। ये है हमारा सबसे पहला स्टेप। देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, 2 लाइन का डेरिवेशन है। पहला अप्रोक्सीमेशन सब लोग को समझ में आया कि एंगल बहुत बहुत छोटे हैं। अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो जो भी tan थीटा आप उस ट्रायंगल में निकालोगे वो लगभग sin थीटा के बराबर हो सकता है। तो एबीसी नाम का ट्रायंगल सब लोग को दिखाई दे रहा है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। उस राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने ये अप्रोक्सीमेशन किया। क्लियर, डन, आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इन ट्रायंगल्स में साइन थीटा वगैरह लगाते तो हमको ए नहीं मिलता, क्योंकि ए जो है वो एडजेसेंट का रोल प्ले कर रहा है, फिर हमको कॉस थीटा वगैरह लगाना पड़ता। पर क्योंकि आप जानते हैं कि हमको स्नेल्स लॉ लगाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम क्या लगाना चाहते हैं? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में आप जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर लगता है, बराबर है, ये होता है स्नेल्स लॉ, आप जानते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल में स्नेल्स लॉ के लिए साइन आई या साइन आर लगाएंगे तो आपको ए नहीं मिलेगा, ए यानी कि अपेरेंट डेप्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा होता है क्या? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाइपोटेन्यूज, यू आर इंटरेस्टेड इन एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, बराबर है। तो tan ही एक ऐसा एंगल है जो आपको ये दे सकता है, इसलिए आपने ये अप्रोक्सीमेशन मारने की कोशिश की। क्या पहला अप्रोक्सीमेशन सब लोग के दिमाग में क्लियर है और मैं आगे बढ़ सकता हूं? एनी डाउट्स? बराबर। चलिए अब अगला जो ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है, अब जो अगला ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूं।
आप मुझे बताओगे कि उस ट्राइंगल में क्या मुझे लिखना चाहिए। ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, ए बी डी। ये देखो, ये पॉइंट को मैंने डी मान लिया, ठीक है, आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज डी। तो बड़ा वाला ट्राइंगल आप लोग को दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल में अगर मैं आपको tan आई मारने के लिए बोलूं, ये एंगल आई हो जाएगा। इस ट्राइंगल में अगर मैं आपको tan आई पूछूं क्या है, तो क्या होगा tan आई? कम ऑन एवरीबॉडी, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीडी में tan आई किसके बराबर होगा? बड़ा वाला ट्राइंगल एबीडी, उसमें tan आई कितना होगा? कम ऑन, कैन आई राइट इट एज x by r? कैन आई राइट इट एज x by r? आई थिंक बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। आपने एबीडी ट्राइंगल देखा? बड़ा वाला ट्राइंगल एबीडी, एबीडी बड़ा वाला ट्राइंगल दिखा? कैन एवरीबडी सी द बड़ा वाला ट्राइंगल एबीडी? आधे लोग को बड़ा वाला ट्राइंगल ही नहीं दिख रहा है। ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, दिस इज द ट्राइंगल। शेड कर दिया आप लोगों के लिए, दिखा? सब लोग को ट्राइंगल दिखा? अब इसमें अगर अब मैं tan आई मारने के लिए बोलूंगा तो क्या होगा बेटा? tan आई, इसके पहले आपने क्या किया था? इसके पहले कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया था आपने? इसके पहले आपने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया था, दिस ट्राइंगल वाज कंसीडर्ड इसके पहले, ठीक है। x by r बिल्कुल सही लिखा है मैंने, tan i is x by r, everybody is agreeing with me, tan i is x by r, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं इसी चीज को sin i बोल सकता हूं? तो sin i will also be x by r। ये थे आपके दो स्टेप, बोलिए डन। क्या ये दो स्टेप समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? क्लियर? कितने लोगों को स्नेल्स लॉ लगाना आता है? क्या मैंने स्नेल्स लॉ लगाना सिखाया? डिड आई टीच यू हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ? बराबर। तो आप लोग का उसका टेंशन तो नहीं है ना, स्नेल्स लॉ लगाने का टेंशन तो नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, चलो एक और बार सिखा देता हूं। बाहर वाले मीडियम को n1 ले लेते हैं, अंदर वाले मीडियम को n2 ले लेते हैं, ठीक है। बाहर वाले मीडियम को n1, अंदर वाले मीडियम को n2, बराबर, ठीक है। तो n2 नहीं, बाहर वाले मीडियम को n1 लेते हैं, अंदर वाले मीडियम को सिर्फ n लेते हैं, सिर्फ n लेते हैं, ठीक है। अब मैं लगाने जा रहा हूं स्नेल्स लॉ, अगर किसी को नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए n1, उसमें जो भी एंगल दिखाई दे रहा है उसका साइन r इक्वल टू, दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, उसमें जो भी एंगल दिख रहा है उसका साइन आई। खत्म हो गया, हो गया आपका स्नेल्स लॉ। यहां से अगर आप n निकालेंगे तो वो आएगा साइन r अपॉन साइन आई, क्योंकि आपका n1 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। लगा दिया हमने स्नेल्स लॉ, समझा सब लोग को स्नेल्स लॉ? और इसमें n क्या है? n है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? पानी का। तो अगर हमारा स्नेल्स लॉ लग चुका है तो स्नेल्स लॉ हमने लगा के हमने क्या प्राप्त किया? n बराबर साइन r अपॉन साइन आई। क्या हमारे पास साइन r है? बिल्कुल है, x बाय a। क्या हमारे पास साइन i है? बिल्कुल है, x बाय r। जरा इसको ठीक से लिखो, x बाय a इंटू r बाय x, यहां से x x कैंसिल कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर r बाय a, आपका फॉर्मूला है तैयार। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहां पे नीचे n1 हो सकता है, 1 है वहां पे तो आप उसको n1 लिख सकते हैं, बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ये है आपका
फाइनल फॉर्मूला। दर्शन जी का कहना है x बाय आर ऊपर जाके नेगेटिव होगा। दर्शन जी डिवीजन में है ना बेटा, डिवीजन में जब कोई चीज नीचे होती है तो वो पलटी मारती है। x बाय आर है ना नीचे, वो पलटी मार के r बाय x हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल लेना बोलते हैं। नेगेटिव नहीं आता। नेगेटिव कब आता है बेटा? जब कोई चीज LHS से RHS में जाती है तब नेगेटिव आता है। क्लियर दर्शन? यस रुद्रजा, डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, तभी तो इतने आराम से डिटेल में आपको डेरिवेशन पढ़ा रहा हूं। वरना क्या हम डेरिवेशन स्किप नहीं कर सकते थे? हम डेरिवेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डेरिवेशंस एग्जाम में आते हैं। ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला जिसका हमें था इंतजार। क्या सब लोगों को फॉर्मूला समझा? हाँ या ना? फटाफट। क्लियर? क्या किया? दोनों ट्रायंगल में आपने सबसे पहले tan r लगाया ग्रीन वाले ट्रायंगल में, फिर बड़े वाले ब्लू वाले ट्रायंगल में tan i लगाया। ठीक है, tan r फिर tan i, जो भी tan r की वैल्यू आई उसको आपने sin r बोल दिया, जो भी tan i की वैल्यू आई उसको आपने sin i बोल दिया। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा किया हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि एंगल बहुत ही छोटे हैं। उसके बाद आपने सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाया और स्नेल्स लॉ में आपने sin r और sin i की वैल्यू पुटअप की, इसको पलटी मारा, r बाय x हो गया, x x कैंसिल हो गया, r बाय a आपका फाइनल आंसर आ गया। n बराबर कैसे आया था? n बराबर r बाय a, ऐसा फॉर्मूला आया था। तो मैंने उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दिया। मुझे पता है कि नीचे n1 है, n1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, मुझे पता है। बस वो लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। पर याद कर लो ना, क्यों, क्या फर्क पड़ता है ऐसे याद करने में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर r यानी कि रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। फॉर्मूला तैयार। बोलिए, क्लियर है सब लोग के दिमाग में? डन। करेंगे करेंगे, अभिषेक रोकड़े क्वेश्चन ही कर रहे हैं। पर पहले आप मुझे इस चीज के बारे में अगर बताएंगे कि आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो हम क्वेश्चन करेंगे ना। आप बता ही नहीं रहे। बोलो, क्वेश्चन करने के लिए तैयार? स्टार्ट करें। ये डेरिवेशन सबको समझ में आया? सिंपल है ना डेरिवेशन, कुछ तकलीफ की बात नहीं है ना उसके अंदर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। एक बार जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि इसमें लगाना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज जरा हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रुति, आपका कॉलेज चालू होने के बाद जो आपको मजा आने वाला है ना, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड किए तो आपको कॉलेज में, अगर आप एक कान खुला रख के भी लेक्चर सुनोगे ना टीचर का, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू हैव नॉट मिस्ड माई एनी लेक्चर्स। देखो, जितने डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं उतने डिटेल में आई थिंक सो कॉलेज में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते मुझे नहीं पता, बट आपका ठीक ठाक हो जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सब लोग का ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, अच्छी तरह से क्वेश्चन करना है। ठीक है, सब लोग का ध्यान यहाँ पे। ठीक है, अ क्रेन फ्लाइंग 6 मीटर अबव अ स्टिल क्लियर वाटर लेक। क्रेन नाम की एक बर्ड होती है,
ठीक है, जिसकी बहुत लंबी चोंच होती है, पानी में अपनी चोंच को डिप करके वो मछली पकड़ती है। ठीक है, तो एक क्रेन नाम की बर्ड, एक क्रेन नाम की बर्ड, ये क्या है, ये एक बर्ड है। ठीक है, वो पानी के ऊपर 6 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। उसको दिखती है एक फिश अंडर वाटर। फॉर द क्रेन द फिश अपीयर्स टू बी 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस। क्रेन को ऐसा लगता है, इस बर्ड को ऐसा लगता है कि जो मछली है वो मछली पानी के अंदर 6 सेंटीमीटर पे है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, हाउ मच डीप शुड द क्रेन इमर्स इट्स बीक टू पिक दैट फिश। यानी कि उस बर्ड को पानी के अंदर अपनी चोंच को कितना इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि उसको मछली मिल जाए। अब जरा इस चीज को हम एक डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में समझ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सपोज कीजिए क्लास, ये है पानी का सरफेस। ठीक है, पानी का सरफेस आप लोग ने देख लिया। ये है पानी के अंदर एक मछली। ठीक है, यहां पे कहीं पे वो बर्ड है। मुझे बर्ड बनाना आता नहीं है, तो ये बर्ड है। ठीक है, बर्ड पानी से 6 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। इस बर्ड को ये मच्छी दिखाई दी, तो इस बर्ड को ये मच्छी कहां दिखाई दी, कहां दिखाई दी इस बर्ड को ये मच्छी, इस बर्ड को ये मच्छी पानी से 6 सेंटीमीटर की गहराई पे दिखाई दी। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस बर्ड ने पानी में 6 सेंटीमीटर अपनी चोंच को डाल के इस मच्छी को पकड़ने की कोशिश की, तो क्या वो मच्छी पकड़ पाएगी? ये बर्ड मच्छी को पकड़ लेगी क्या? क्या लगता है आप लोगों को? क्या सच में मच्छी 6 सेंटीमीटर पे है? कितने लोग को लगता है कि मच्छी 6 सेंटीमीटर पे है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन में ही साफ साफ बोला है कि मच्छी वहां पे अपीयर होती है। अपीयर मतलब दिखती है, मतलब मच्छी असली में बहुत गहराई में है। मछली असली में बहुत गहराई पे है। ये है मछली का असली डेप्थ। दिस इज द रियल डेप्थ ऑफ द मछली। आपको जो दिखाई दे रहा है वो मछली की अपैरेंट है। कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आया? ये भूल जाओ, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ा है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? आ गया? आ गया? ठीक है, बिल्कुल बात ध्यान से समझना, बिल्कुल बात ध्यान से समझना। इस किस्से में जो बर्ड है वो एयर में है, जो फिश है वो पानी में है। ठीक है, एयर में बर्ड है, फिश पानी में है, और आप एयर से पानी में देख रहे हो, है ना? बर्ड हवा से पानी में देख रही है। हमने जो फॉर्मूला निकाला उसमें भी हमने यही सोच विचार किया था कि आप हवा से पानी में देख रहे हो, बराबर है कि नहीं? है ना? आप कहां खड़े थे? आप हवा में खड़े थे कि नहीं खड़े थे? और आप हवा से कहां देखते हो? पानी के अंदर देखते हो कि नहीं देखते हो? तो क्या हम हमारा वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हवा, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। यही तो फॉर्मूला है। क्योंकि आप रियल डेप्थ निकालना चाहते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू अपैरेंट डेप्थ, आपको रियल डेप्थ मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो रियल डेप्थ आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी। क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का कितना है। ये देखिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी इज 4/3। तो चलिए यहां पे 4/3 लिख दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कोई डेटा नहीं है, पर हमें पता होता है कि 1 है, इनटू अपैरेंट डेप्थ मछली की कितनी, 6 सेंटीमीटर, बराबर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे
तो आपको कितना मिलना चाहिए? 3 1 जा 3 2 जा 6 4 2 जा 8 8 सेंटीमीटर। यानी कि क्लास मछली उस बर्ड को दिखती है 6 सेंटीमीटर पे, पर वो एक्चुअली और 2 सेंटीमीटर नीचे है मछली। तो उस बर्ड को 6 सेंटीमीटर नहीं 8 सेंटीमीटर अपनी चोंच को पानी के अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके वो मछली पकड़ पाएगी। बिल्कुल सही। यस अभिषेक, आप पानी के ऊपर से एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली देखेंगे तो आपको रियल डेप्थ दिखाई देगी, पर बर्ड परपेंडिकुलर नहीं देखती, बर्ड एक एंगल से देखती है। ये भी एक एंगल से ही दिख रहा है ना हम लोग, है ना? ये भी बर्ड एक पर्टिकुलर एंगल से मछली को देख रही है, तो इसलिए वो मछली को असली गहराई पे नहीं देख पाएगी, नकली गहराई पे दिखती है। असली गहराई मछली की 8 सेंटीमीटर है, पर दिखती 6 सेंटीमीटर, मतलब और 2 सेंटीमीटर चोंच को अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। सोचो बर्ड्स के पास कितना दिमाग होता है। मतलब बर्ड इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि जहां मछली दिखाई दे रही है वहां पे मछली नहीं है, मछली एक्चुअली थोड़ी और अंदर है। कितने लोग को ये बात समझ में आई? क्लियर है? पक्का क्लियर है? डन डन डन। अरे बोलो रे, तुम लोग को पूछ रहा हूं। डन। सब लोग को इंटरेस्ट है। पीछे किसकी आवाज आ रही है? मेरे दीदी का बेटा है। बढ़े आगे? क्या आप अगला इसके लिए तैयार है क्वेश्चन के लिए? ठीक है, चलिए। फॉर द फिश, हाउ मच अबव द वाटर सरफेस डज द क्रेन अपीयर? ये है असली सवाल, जिसके बारे में ना तो हमने पढ़ाई की है और ना ही हमने कोई डेरिवेशन किया है। सब लोग आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि मछली को बर्ड कहां दिखाई देगी? बर्ड है हवा में, मछली है पानी में। अभी आपने हवा से पानी में की पढ़ाई की, आपने उसके लिए फॉर्मूला भी निकाला, पर क्वेश्चन पूछता है कि जो पानी में मछली है वो हवा में जब बर्ड को देखेगी तो उसको बर्ड कहां नजर आएगी? एक्चुअल में बर्ड पानी के कितने ऊपर उड़ रही है? एक्चुअल में बर्ड पानी से 6 मीटर ऊपर उड़ रही है, 6 मीटर। तो क्या मछली को बर्ड 6 मीटर पे दिखाई देगी या कहां दिखाई देगी? हमें यह बताना। कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आया? How many of you understood the second question? स्टार्ट करें। आप जानना चाहते हैं इसका टेक्निक क्या है सॉल्व करने का? टेक्निक ये है क्लास, टेक्निक ये है इसको सॉल्व करने का कि आप फॉर्मूले में कर सकते हैं एक बदलाव। अब आप फॉर्मूला लिखें Na/Nw R/A सेकेंड केस के लिए। असली में फॉर्मूला क्या था जरा देखिए। असली में फॉर्मूला था Nw/Na, पर जब आप पानी के अंदर से आप क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर से आप अगर हवा में देख रहे हैं
तो ऊपर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखो, नीचे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी लिखो, और रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 4/3 है। रियल डेप्थ आपको पता है कि बर्ड 6 मीटर पे उड़ रही है। मछली को बर्ड कहां दिखाई देगी, अपैरेंट डेप्थ या अपैरेंट हाइट हमें बतानी है, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू 6/a, a बराबर 6 इंटू 4/3, a बराबर 8 मीटर। यानी कि बर्ड उड़ रही है 6 मीटर पे, पर मछली को लगेगा कि बर्ड उड़ रही है 8 मीटर पे, यहां उसको बर्ड दिखाई देगी। जो भी मैं शेड कर रहा हूं वो भ्रम है, ठीक है, वो भ्रम है। तो मछली ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, मछली को लगता है कि अरे बर्ड तो बहुत दूर है, कब आएगी, कब पकड़ेगी मेरे को। तो वो मछली सतह पे आने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बर्ड बहुत दूर है, पर असलियत में बर्ड बहुत पास में होती है। बस मछली को ऐसा लगता है कि बर्ड बहुत दूर है, और बर्ड को ऐसा लगता है कि मछली बहुत पास में है, पर एक्चुअल में मछली बहुत दूर होती है। क्या आप फॉर्मूले का बदलाव समझ पाए? क्या आपको यह समझा कि कब कैसे दिमाग लगाना है? अगर आप हवा से पानी में देख रहे हैं तो ऊपर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, पर अगर आप पानी से हवा में देख रहे हैं तो ऊपर हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। इससे हमें यह समझ में आया कि फॉर्मूला याद करने के तरीके में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। फॉर्मूला क्यों ना इस तरह से याद किया जाए, किसमें देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय कहां से देख रहे हैं, इक्वल टू R/A। ये है असली फॉर्मूला। यहां पे आना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पे आना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें आप देख रहे हो, किसमें या जिसमें विल बी मोर बेटर, जिसमें देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। पहला वाला, बर्ड पानी में देख रही थी, बर्ड कहां देख रही थी, पानी में देख रही थी। तो जिसमें देख रहे हैं, यानी कि आप पानी में देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, हवा से देख रहे हैं, R/A। ये पहला वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा वाला फॉर्मूला, मच्छी पानी में से हवा में देख रही थी, तो कहां देख रहे हैं, हवा में, कहां से देख रहे हैं, पानी में से, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। देखो कितना आसान है दोनों फॉर्मूलेज याद करना। अब कोई तकलीफ किसी को? अंडरस्टूड, क्लियर है? जो लोग लेक्चर के स्टार्टिंग में ये सोच रहे थे कि अगर पानी में से बैठ के हवा में देखेंगे तो क्या होगा, उन लोग को समझ में आया? क्लियर है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। फॉर्मूला कैसे लगाना है वो समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, बढ़िया। अब आप लोगों के लिए है एक होमवर्क, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, अगर हुआ तो करेंगे। पेज नंबर 187 पे 5वां क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क, ठीक है? ये टॉपिक इतना सही है, अगर हमने ये 5वां न्यूमेरिकल कर लिया तो आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आ जाएगा। जरूर पढ़ें, जरूर इस न्यूमेरिकल पे ध्यान दें, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश